स्टार्ट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार के सामने एक ऐसी भाषा के चुनाव का प्रश्न आया जिसे राष्ट्रभाषा बनाया जा सके। यह एक काफ़ी गंभीर और बड़ा सवाल था जिस पर सरकार को जल्दी निर्णय लेना था। स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन भी हो गया था और सारा देश संकटपूर्ण परिस्थितियों में था। देश के अंदर लोगों के मध्य असंतोष फैला हुआ था। विध्वंसकारी प्रवृत्तियों से जीवन अस्त व्यस्त था। देश के कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि जल्दी से जल्दी इन संकटों की समाप्ति हो और उत्पादन बढ़ाकर देश को स्वावलंबी बनाया जाए। देश की एकता और लोगों के परस्पर संबंधों में परिवर्तन लाने के लिए यह निहायत आवश्यक था कि वही भाषा राष्ट्रभाषा बने जो देश के ज़्यादातर प्रांतों में बोली जाती हो और जिससे कोई भी असंतुष्ट न हो। उस समय विश्वविद्यालयों में शिक्षा अंग्रेजी द्वारा दी जाती थी। हिंदी का कहीं कोई संरक्षक नहीं था। सभी सार्वजनिक कार्यों में एवं सम्मेलनों में केवल अंग्रेजी का ही प्रयोग होता था। स्वतंत्र होने के बाद केवल अंग्रेजी के आधार पर निर्भर रहना नामुमकिन था। गंभीर विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि देश के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी व्यवहार में लाई जाती थी। तमाम शिक्षित व अशिक्षित लोग हिंदी समझते थे। यद्यपि कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे और कहीं कहीं इसका विरोध भी हुआ, परंतु ज़्यादातर लोगों ने इस व्यवस्था को पसंद किया और इसका समर्थन किया। इसीलिए केंद्र सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। देश की एकता को महत्व देने वाला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हिंदी का विरोध करेगा। समस्त राष्ट्रप्रेमी जनता ने इस व्यवस्था का समर्थन किया। वास्तव में हिंदी भाषा में इतने गुण विद्यमान है कि शायद ही कोई दूसरी भाषा इसका मुकाबला कर सके। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई। कई समितियां बनाई ताकि उनकी सिफारिशों के अनुसार परस्पर परामर्श करके हिंदी को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने की दृष्टि से योजनाएं तैयार की जा सके। वास्तव में हिंदी के विकास के पीछे सरकार द्वारा संरक्षित अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाओं का भी काफ़ी हाथ रहा है। हिंदी में जनाब, कब्जा इत्यादि दूसरे भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। हिंदी के इस परिवर्तित रूप ने इसको लोकप्रिय बनाने में काफ़ी सहायता दी है। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ है कि आज हिंदी समझने वालों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है। इसका परिवार बहुत विस्तृत है। इसमें संदेह नहीं है कि भारत सरकार के संरक्षण में अगले कुछ वर्षों में यह संख्या अवश्य और भी ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर है कि इस मामले में सरकार ने जो कुछ भी किया है कोई मामूली कार्य नहीं था। यह सबको मालूम है कि भाषा संबंधी समस्या को सुलझाना कितना कठिन था। कुछ का यह विचार था कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में लोगों को हिंदी के शिक्षण पर मजबूर किया जाएगा, परंतु यह विचार बिल्कुल निरर्थक था। यह दृष्टिकोण केवल उन लोगों का था जो हिंदी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हिंदी का विकास किस तरह से किया जाए, इस प्रयोजन से पिछले वर्ष हिंदी के
मशहूर लेखकों का जो सम्मेलन बुलाया गया था, उसका उद्घाटन करते हुए आदरणीय गृह मंत्री ने सरकार की हिंदी संबंधी नीति का पूरी तरह से स्पष्टीकरण कर दिया था। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया था कि यह कार्य ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सरकार का ही हो, बल्कि हम सबको संयुक्त रूप से इसके विकास में सहायता करनी चाहिए। बगैर दोनों की सहायता के यह कार्य हरगिज पूरा नहीं हो सकता। फिलहाल हिंदी को जो आदर का स्थान प्राप्त है, वह ही काफ़ी नहीं है। संभव है आज भी हिंदी के विरोधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी ओर कठोर रुख अपनाएं, लेकिन अगर हम उनका हृदय से विरोध करें और निष्पक्ष भाव से उन्हें समझाने का प्रयत्न करें तो मुमकिन है कि निकट भविष्य में वे स्वयं हमारे साथ सम्मिलित हो जाए और सहर्ष इसके विकास में हाथ बटाए। यदि हम चाहते हैं कि संसार में हिंदी को एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हो और संसार के ज़्यादातर लोग हमारे इस महान देश और हमारी ऊंची संस्कृति को ज़्यादा स्पष्ट तौर पर समझ सके, तो क्या मैं और आप देश के प्रत्येक नौजवान का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह हृदय से इसके विकास में सहायता दे। यह कार्य ऐसा नहीं है जो 1 या 2 सप्ताह या कुछ महीने में समाप्त हो जाए, बल्कि इसके लिए लंबे काल तक अत्यंत धैर्य से प्रयत्न करने की ज़रूरत है। क्यों न हम अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वे संसद में ऐसे प्रस्ताव पास कराएं जिनसे हिंदी की निर्विघ्न उन्नति होती रहे। स्टार